हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो हमारा घटना चक्र हिस्ट्री है उसमें देखिए कहाँ पहुँच आए हैं, छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा पे। तो हम लोग इसको देखेंगे। और इसके पहले आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका मन बहुत उदास होगा, क्योंकि 16 सितंबर यानी कि कल आर ओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उसमें किसी को नहीं पता चल रहा है कि मेरिट क्या गई है क्या नहीं गई है, मेल्स की कितनी गई, फीमेल्स की कितनी गई, ओबीसी की कितनी गई, कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। बस रिजल्ट नहीं हुआ जिनका, वो लोग अफसोस में हैं। जैसे कि मैं भी इसी कैटेगरी में आ गई हूँ। मेरे भी 124 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, जो आंसर की आई थी उस हिसाब से 124 मार्क्स बन रहे थे। लग रहा था कि फीमेल कैटेगरी में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब अफसोस तो है सभी को होगा जिन जिन का नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा, लोग कमेंट किए हुए थे कि 138 पे नहीं हुआ। एक फीमेल है कोई, वो कमेंट की थी कि 134 पे नहीं हुआ। तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से बहुत अफसोस मनाने लायक इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। यूपीपीसीएस के जो मतलब पेपर हो जाता है उसका रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो जाएगा, बस जो मिल गया उसी में आपको संतोष कर ले जाना है। इसके अलावा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत करिएगा, धरना दीजिएगा, बहुत धरना देते रहे हैं, आज तक कुछ उसका रिजल्ट आया नहीं है। मेरे ख्याल से कम जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी करते कि हाँ इतनी मेरिट इनकी गई है तो अच्छा रहता। कम से कम हम लोगों को ये पता रहे ना कि हम लोगों से क्या चूक हुई, कितने मार्क्स से हम लोग पीछे रह गए। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये भी नहीं, जो उनके द्वारा जो आंसर की आई थी उसके बाद जो दोबारा से आंसर की इनको जारी करनी चाहिए वो भी आंसर की जारी नहीं करते, जबकि वो लोग रिजल्ट उसी आंसर की पे देते हैं। जो मतलब कि पहले वाली आंसर की आई उसमें लोगों ने जिनको जो आपत्तियां रही वो आपत्ति दर्ज कराया, उसके बाद जो आंसर की आती है उसको वो लोग कभी जारी नहीं करते। तो हम लोग ना नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या गया, मतलब कि कितनी मेरिट गई, कितने मार्क्स कटे, कितने क्वेश्चंस उन लोगों ने डिलीट किए, कुछ नहीं पता। सब एक सस्पेंस बना हुआ है। तो बस चलती का नाम ही ज़िंदगी है, रुकना नहीं है, रुक करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ें, यही ज़िंदगी है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अफसोस को करते हैं समाप्त और देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है, इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अन्य अपडेट्स के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। हम लोग ये नोट्स देखते नहीं हैं, हम लोग केवल एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करते हैं अपने इस चैनल पे। और ये क्लासेस रोज़ आपको 11 बजे मिल जाती हैं, तो आप रोज़ 11 बजे जुड़ करके प्रीमियर में ये सेशन जो है देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको लाइव चैट करने का जो ऑप्शन है वो खुला मिलता है। चलिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं वो कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, तांबा के, मतलब कौन सी धातु के बनाए गए थे, सोना के, रांगा के या चांदी के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी के। तो जो चांदी है उसके जो है प्राचीनतम सिक्के मिले हुए हैं। यहाँ यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, ठीक है, जो कि किससे बनाए जाते थे, तो चांदी के बनाए जाते थे। इनके ऊपर जो है ठप्पा दे करके एक निशान बनाया जाता था, यही कारण है कि इनको आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो इसमें भी आपको रॉन्ग बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारे पास ये जो 16 महाजनपद हैं, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है, उनसे क्वेश्चन बना हुआ है। 16 महाजनपद की राजधानियों से एक आध क्वेश्चन हमेशा ही बन जाता है। 1-2 साल से यूपीपीसीएस से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो मे भी इस साल पूछ ले। तो 16 के 16 महाजनपद, उनकी राजधानी आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि 8 महाजनपद हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं, कम से कम उनकी राजधानी और वर्तमान में उनकी लोकेशन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला कह रहे हैं अंग, तो अंग की चंपा थी, ठीक बात है। कौशल की कह रहे हैं अहिच्छत्र, यही गलत हो जाएगा। कौशल की श्रावस्ती थी, क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है, इसका उत्तर यही बी हो जाएगा। वत्स का कौशाम्बी और मत्स्य का विराटनगर, ये सब ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। आर ओ मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या फिर श्रावस्ती थी, और उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, ये थी कामपिल्य, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 दरअसल ना वो 2 पेज में है, इस वजह से हमने थोड़ा इसको छोटा कर लिया है। तो चलिए, एक साइड आपको राजाओं के नाम दिए हैं, दूसरी साइड वो किस राज्य के शासक थे ये दिया हुआ है। हमारे पास जो राजाओं के नाम है उसमें आपको चंद्र प्रद्योत दिया है, उदयन दिया है, प्रसेनजित और अजातशत्रु, ठीक है। और फिर आगे जो मतलब कि राज्य के नाम दिए हैं, मगध है, वत्स है, अवंती है और कौशल है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, प्रद्योत की यदि हम बात करें तो ये जो चंड प्रद्योत थे ये तो अवंती के शासक थे, ठीक है। तो यदि हम इनको ए को 3 से मिलाएं तो देखिए ए को 3 से यदि हम मिला देंगे तो इसका उत्तर ही निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो जो चंड प्रद्योत थे ये हमने देखा कि ये अवंती के शासक हैं, ठीक है। तो चंड प्रद्योत किसके हैं, अवंती के शासक हो जाएंगे, ठीक है। बचे जो हमारे उदयन हैं ये कहाँ के शासक थे, तो उदयन जो है ना ये वत्स के शासक हो जाएंगे, तो इनको हम लोग बी से मिला देंगे। अजातशत्रु जो है ये मगध के शासक थे, ये तो हम सब जानते ही हैं, डी हो जाएगा। बचा हमारे प्रसेनजित, और ये कहाँ के शासक थे, तो जो हमारे प्रसेनजित हैं वो कौशल के शासक थे, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो चंद्र प्रद्योत थे ये कहाँ के शासक थे, तो ये अवंती के शासक थे। उदयन जो है ये उदयन है, ठीक है, ये ध्यान से उदयन उदयन इतनी देर से करें तो उदयन इनका नाम है, वत्स के शासक थे। प्रसेनजीत कौशल से रिलेटेड है। वहीं अगर हम लोग अजातशत्रु की बात करें तो ये मगध के शासक थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि चंद्र प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि जो चंद्र प्रद्योत या प्रद्योत हैं ये अवंती के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्याख्या में कि चंद्र प्रद्योत ये अवंती के शासक थे। बुद्ध के टाइम पीरियड में अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, और बिंबिसार के टाइम पीरियड में मगध के साथ चंद्र प्रद्योत का संबंध मतलब फ्रेंडली था, मतलब वो लोग शत्रु नहीं थे। एक बार प्रद्योत को यानी कि जो चंद्र प्रद्योत हैं इनको पांडु रोग अर्थात पीलिया जो रोग होता है ना वो हो गया था। कौन सा रोग, पीलिया रोग हो गया था। और जब इनको ये पीलिया रोग हो गया था तो बिंबिसार जो उनके यहाँ के राज वैद्य थे, यानी कि वहाँ पे जो उनके मतलब कि चिकित्सक थे यानी कि डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या था, जीवक, ठीक है। इनको किनके उपचार के लिए, तो चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए भेजे थे, ठीक है। आगे देखिए जो अवंती हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख राजतंत्रात्मक जहाँ मतलब कि जो अवंती है, अवंती एक गणराज्य है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रमुख राजतंत्रात्मक महाजनपद था। जबकि मूल प्रश्न में आपको गणराज्य का उल्लेख हुआ है जो कि मतलब त्रुटिपूर्ण है, वो तो ठीक ही है, इस तरह की गलतियां तो ये लोग करते ही रहते हैं, तभी तो हम लोगों को रोना रहता है हमेशा। चलिए देखिए, अब अगर आप सोचिए ये लोग जो आंसर की जारी करते हैं पहली बार में, अगर उसमें एक भी गलती ना रहे तो आज ये दुख ही ना रहे कि पता नहीं हम लोगों के कितने नंबर कटे, कहाँ क्या हुआ, कितने नंबर उन लोगों ने मतलब कि कितने क्वेश्चन डिलीट कर दिए, कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए, कुछ पता नहीं है। तो ये जो घटियापन है ना, इसको मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए इन लोगों को। अगर इन लोगों से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, आंसर की नहीं निकलवाई जाती, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ना वो इनसे लाख गुना अच्छा पेपर बना लेते हैं, उनसे बनवा लिया करें। खैर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पे खोदी गई, अंग में, बंग में, मगध में या कलिंग में। ये बंग पता नहीं कौन सा है, तो ये हो जाएगा कलिंग, ठीक है। तो उड़ीसा जो वर्तमान में है इसी का प्राचीन नाम कलिंग है, वहाँ पे ये खोदी गई थी सुरंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्याख्या कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एक साइड अभिलेख एक साइड जो है उनके मतलब कि किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि खारवेल के द्वारा जो हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया गया था वहाँ से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विषय की सूची मतलब कि कलिंग को जीतने की जो सूची है वो मिलती है। और इनके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था। तो ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा अवंतिका, ठीक है। और एमपीपीसीएस ने पूछा है क्योंकि एमपी में है उज्जैन, ठीक है। चलिए तो मध्य प्रदेश में स्थित जो उज्जैन है इसको भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में
काउंट किया जाता है। ये 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मति। पुराणों में उज्जैन को क्या कहा गया है? तो पुराणों में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, आपको जो है ना महाजनपदों को दर्शाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, पहले बनते थे। तो चलिए देख लेंगे कौन सा महाजनपद कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये वाला तो मेरे ख्याल से मगध होना चाहिए, बिहार के जस्ट बगल। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो ABCD का दरअसल आपको नाम बताना है कि ए वाला जो है कहाँ पे है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है, डी वाला कौन सा है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले इस तरह के क्वेश्चन IAS पूछा करता था, अभी नहीं पूछता है। तो आप देखिए, इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। तो जो ये है ये क्या है? ये मत्स्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी है विराटनगर। बी वाला जो है ये अवंती है, ठीक है। सी ये वत्स है, और ये क्या है? ये है हमारा अंग, ठीक है। तो जो अंग राजकर्ण थे वो यहीं के शासक थे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप देख लीजिए कि ABCD जो है ये कौन से स्थान को दर्शा रहे हैं। तो मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, ठीक है। मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान प्रांत के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसा था। राजधानी हमने आपको बता दी विराटनगर थी। पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था, ठीक है। और इसके 2 भाग थे, एक तो उत्तरी अवंती और जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दूसरा था दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मति। और जो हमारा आज का मतलब प्रयागराज है तथा जो कौशाम्बी जिला है, पहले यहाँ पे वत्स महाजनपद हुआ करता था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक। और बिहार का जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला है, यहाँ पे अंग महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वो कौन सा है। तो जब एग्जामिनर को ही नहीं पता तो हम लोग क्या ही मेहनत करें। मध्यमिका यानी नगरी, या फिर करकोट, या विराटनगर, या फिर रेड, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो मध्यमिका है ये नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। इसका उल्लेख आपको महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही मिलेगा। विराटनगर जिसको वैराट कहा जाता था, ये राजस्थान के जयपुर में था। और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे जो है व्यतीत किया था। तो इसका उल्लेख आपको महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। किसका किसका? एक तो मध्यमिका और दूसरा विराटनगर। तो जो एग्जामिनर है ना वो लोग ही मतलब लगता है सस्ता वाला नशा करके पेपर बनाते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिए BPSC के द्वारा पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। आप समझ रहे हैं, ये सब नाम दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पे आपको नाम दिया है उस हिसाब से आपको इसका उत्तर बताना है। और देख लीजिए इसका उत्तर दिया नहीं गया है, हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है वनडे एग्जाम्स में कि जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ स्थित है। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। पाटली ग्राम में एक किला बना करके इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए वाला माना है, जो कि सरासर गलत है। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे दरअसल पूछ रहे हैं कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला वाला कह रहा है कि पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये गंगा और सोन नदी के मतलब कि संगम पर है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, तो बस यही हो जाएगा, ठीक है। अब किस दिशा में घिरा हुआ है इसको आप देखिए, बाकी ये जान रही है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर है या गंगा और सोन नदी के मध्य, जो भी कहना चाहें। तो जो प्राचीन पाटलिपुत्र है जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं वो देखिए, तो उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो फिर वही देख लीजिए, तो ये सब हद हो गई। चलिए उत्तर देख लीजिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के द्वारा की गई। ये हमने देखा भी ऊपर। सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और हाँ, यहाँ आपको कहीं उदयन दिख रहा है? नहीं, ठीक है। जबकि आप देखिए जो मतलब कि जो बिहार स्टेट है ना, स्टेट की जो बुक्स हैं, मतलब SCERT की जो 6 से 8 तक की किताबें हैं, उसमें एकदम साफ साफ दिया हुआ है। मैंने वो वाली किताबें पढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से मुझे आइडिया है कि उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि उदयन ने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उसके बाद भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में उदयन का नाम ही नहीं है। चलिए आगे देखिए,
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो पाटलिपुत्र को बसाने की बात हम लोग अभी देख के आ रहे हैं ऊपर कि अजातशत्रु ने बसाया था गंगा और सोन नदियों के मध्य। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में स्थानांतरण किया गया, राजधानी के रूप में इसका चयन किया गया, तो ये हो जाएंगे उदयन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या करें कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, यानी कि गंगा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। अनर्त, चोल, तक्षशिला, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बस डी ई वाला हो जाएगा कि एक भी इनमें सही नहीं है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे हम लोग मगध के नाम से जानते थे। ठीक है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था। ठीक है। तो यहाँ जो सिंधु और झेलम नदियाँ बहती हैं इनके मध्य आपको तक्षशिला मिलेगा, जो कि अभी कहाँ है, तो ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है। वहीं चोल जो है वो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। तो चोल वंश की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अनर्त की यदि बात करें तो अनर्त जो है वो प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है। अब देखिए, एक आपको आपने सुना जरूर होगा उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा। तो उससे क्वेश्चन है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। ऑप्शन देखिए, माहिष्मती, उज्जैन या मथुरा या फिर कौशाम्बी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उज्जैन से रिलेटेड है ये। ठीक है। उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा। तो उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से रिलेटेड है और इस कथा को महाकवि भास के द्वारा अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता इसमें वर्णित किया गया। ये मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भास है। ठीक है। आगे देखिए, इस नाटक में वत्स नरेश, उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की जो पुत्री थी जिनका नाम था वासवदत्ता, इनका जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन मिल जाता है। और ये कथा उस टाइम की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार यानी उनकी जेल में बंद थे, यानी कि कैद थे। तो उस टाइम पे ये जो है कथा लिखी गई है। तो वत्सराज उदयन की बात हो रही है, नहीं पता चला उदयन को आप कुछ और ही समझ लें। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, यानी कि सबसे पहले जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा उसकी बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इस साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन थे, तो वो राजा बिंबिसार थे। कब, तो लगभग 544 से 492 ईस्वी की बात हो रही है। हाँ, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व की बात हो रही। ठीक है। और ये कहाँ से रिलेटेड थे, तो हरियंक वंश से रिलेटेड थे बिंबिसार। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो कौन सा हो जाएगा, मगध के अलावा कौन था इतना महान, मतलब कि शक्तिशाली। तो आपको देखने को मिलेगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के स्टार्टिंग में मगध जो था ना वो भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नगर राज्य था। और कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसके समृद्धि और संपन्नता एक साक्ष्य मिलता है, का मतलब साक्ष्य मिल जाएगा। और मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो अन्य शहर थे उनकी अपेक्षा ये काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी संपन्न था, और इसके साक्ष्य में मिलते हैं। आगे देखिए, मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदता थी, मतलब अच्छी खासी दुश्मनी थी। और इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंततः फिर जो है मगध जो है इन सबको निपटा करके और विजयी हुआ। आगे देखिए कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, शाक्य, यौधेय, लिच्छवी या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा नहीं है, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो यौधेय जो है ना वो प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं है। तो बुद्ध काल में देखिए गंगा घाटी के कई गणराज्यों में अस्तित्व, मतलब कि कई गणराज्य थे, इस बात का हमें प्रमाण मिलता है। और वो कौन से थे, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुमारगिरी के भग्ग थे, अलकप के बुली थे, केशपुत्र के कालाम थे और रामगाम के कोली थे। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिप्पलीवन के मौर्य थे और वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह थे। ठीक है। तो प्रारंभिक गणतंत्र की सूची में आपको यवधेय जो है इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलेगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि मौर्य, गुप्त, नंदी ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है। तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था पहला गणतंत्र वैशाली। तो वैशाली के लिच्छवी इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो है ये वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे, ये तो आप सबको पता ही होगा। फिर देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो जो पहला गणतंत्र था वो आपसे कुल मिला के पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि वैशाली जो है वो पहला गणतंत्रात्मक राज्य माना जाता है। आगे देखिए,
यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है, सही पूछ रहे हैं ना। कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी, हाँ ठीक है। तो देखिए इसका कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ जंत्रिका नहीं, बिंदुसार शाक्य नहीं, स्कंदगुप्त मौर्य, जब गुप्त लिखा है तो मौर्य कैसे होंगे, चेटक लिच्छवी, ये सही है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा कि जो राजा चेटक थे वो लिच्छवी गणराज्य के शासक थे और इनकी पुत्री जिनका नाम क्या था, चिलना, इसका जो विवाह है वो बिंबिसार के साथ हुआ था। और बिंबिसार कौन था, तो वो मगध का शासक था बिंबिसार, ठीक है। लिच्छवी वज्र में मतलब जो लिच्छवी है ये वज्जी संघ में सर्व प्रमुख स्थान रखते थे, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के बारे में जो हमें सूची मिलती है वो कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, दीर्घ निकाय नहीं, त्रिपिटक, दीपवंश नहीं, ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, यानी ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की हमें सूचना मिलती है। और वो 16 महाजनपद कौन से थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ठीक है। अस्मक को याद रखिएगा, इसकी राजधानी है पोतन। दक्षिण भारत में इकलौता ये जो है मतलब कि क्या रहा है, तो महाजनपद रहा है, ठीक है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, यहाँ से भी हमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र, ठीक है। अब देखिए फिर से पूछ रहे हैं कि जो 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद है, इनकी सूची कहाँ मिलती है, महाभारत में नहीं, छांदोग्य उपनिषद नहीं, ये भी नहीं, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें सूचना मिलती है। आगे देखिए कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो कहाँ है, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि महाजनपद युद्ध के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। तो पाणिनि के द्वारा एक अष्टाध्यायी लिखा गया है, तो उसमें कौन कौन से महाजनपदों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि मगध, तो मगध का उल्लेख है, अस्मक का उल्लेख है, कंबोज का भी उल्लेख है, एक सेकेंड, कंबोज का भी उल्लेख है, लेकिन आप देखिए चेदी और वत्स का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर होगा। तो पाणिनि के द्वारा संस्कृत का एक मतलब कि लिखा गया संस्कृत का व्याकरण, जिसको नाम क्या दिया गया, अष्टाध्यायी, ठीक है। और ये जो पाणिनि थे ये काफ़ी बड़े वैयाकरण थे। वैयाकरण किस तरह से लिखा जाता है ये वर्तनी देख लीजिए। आगे देखिए, इनका जो जन्म है उस समय उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था और इनके व्याकरण का जो नाम है वो क्या था, अष्टाध्यायी, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया। और अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं। अष्ट और अध्यायी इसका अलग अलग आप जब तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। और लगभग 4000 सूत्र हैं, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित प्रमुख जनपदों में आपको मगध मिलेगा, अश्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा याद रखिएगा क्योंकि अपनी यूपी से रिलेटेड है। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद यानी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है। आपको इसके बारे में सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देखिए, अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या भगवती सूत्र। तो कौन से में पूछ रहे हैं, अच्छा कई सारे ऑप्शन दिए हैं ना। तो अभी हम लोग देखे थे कि जो हमारा अर्थशास्त्र है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। दीर्घ निकाय भी नहीं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और इनसे जो है ये षोडश महाजनपदों की जो सूची है वो मिलती है। यानी ऑप्शन ए में 2 और 4 दिया है वो ठीक हो जाएगा। फिर से देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी। अभी हम लोग सबसे पहले वाला ऑप्शन में देखे थे कि अहिक्षत्र जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिक्षत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी का नाम क्या था, कामपिल्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जबकि मथुरा की राजधानी क्या थी, तो सूरसेन थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी। तो अभी हम लोग तो देख के आ रहे हैं कि सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, ठीक है। कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता था। अब देखिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी ये पूछ रहे हैं। तो चंपा जो है वो अंग जनपद की राजधानी थी, ठीक है, अंग राजकर्ण। आगे देखिए, बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले
अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती ये किसकी राजधानी थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में जो चेदी महाजनपद है वो स्थित था। आगे देखिए, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद है? दक्षिण भारत में मैंने अभी आपको बताया कि केवल एक ही है, और वो कौन सा है? अश्मक, या मतलब कि जिसकी राजधानी थी पोतन। अब ये ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखा जाता है अश्मक। ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं, ये वर्तनी गलत है, और उत्तर हालांकि यही हो जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित जो 16 महाजनपद हैं उसमें अश्मक ये जो है नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित था, और राजधानी थी इसकी पैठन या पूतन या पोटली, जिसका नाम मतलब प्रतिष्ठान भी था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, रुहेलखंड में या बुंदेलखंड में? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। राजधानी इसकी क्या थी? तो ये याद रखिएगा, विराटनगर थी। ठीक है, विराट मतलब बड़ा नगर। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देखिए, प्रतिष्ठान बिल्कुल नहीं, ये तो अभी हमने देखा अस्मक की है। वैशाली, तो वैशाली की तो बिल्कुल नहीं होगी। गिरिवज्र या राजगिरी, तो मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवज्र या राजगिरी। ठीक है, चंपा भी नहीं होगा, अंग की चंपा थी। तो देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन सा था? बृहद्रथ। ठीक है, और इसकी जो है हालांकि कोई वैसी सूची नहीं मिलती है, और इस वंश के पहले शासक बृहद्रथ का पुत्र कौन था? वो जरासंध था, ये याद रख सकते हैं आप, जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का पहला जो प्रतापी शासक हुआ वो हुआ बिंबिसार, और हर्यक वंश से ये रिलेटेड था। मृत्यु इसकी 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात फिर अजातशत्रु मगध का शासक बनता है, और अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन है उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। क्लास 6 से 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये सारे पॉइंट्स बताए गए। मैंने क्लास 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी को अपने इसी चैनल पे मतलब कंपाइलेशन में करके दिया हुआ है। क्लास 6 और 7 का दे दिया है, अभी क्लास 8 वाला बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी देने वाले हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक वीडियो में आपको क्लास 6 के सारे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मैंने MCQ के फॉर्म में करवाया हुआ है। एक ही वीडियो में क्लास 7 भी समाप्त हो जाएगा। अब क्लास 8 वाला हम जल्दी ही कंपाइल करके दे देंगे। ठीक है, तो उससे ना आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? तो ये हो जाएगा राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग या फिर चंपा? तो ये क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे थे ना, मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी। आगे चल के उदयन ने इसको फिर पाटलिपुत्र में चेंज किया था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध साम्राज्य की मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो स्टार्टिंग में मगध की कुल मिला के राजधानी कौन सी थी ये पूछ रहे हैं, तो ये वही राजगीर या राजगृह हो जाएगी। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये काम धाम अपना करता था। मगध का पहला शासक हम लोगों ने अभी देखा था कि बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था बृहद्रथ, जिसके पुत्र हुए जरासंध। ठीक है, तो ये थे, और बृहद्रथ का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिल जाता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में जरासंध का उल्लेख हुआ है, जो कि यही बृहद्रथ के पुत्र ही थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंशी शासक जो बिंबिसार हैं, इनके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का पुनः उत्थान होता है या पुनरुत्थान होता है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? ठीक है, गिरिवज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, लेकिन कौशाम्बी कभी नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गिरिवज या राजगृह और पाटलिपुत्र ये सभी ना प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की एक के बाद एक राजधानियां रही हैं, जबकि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, हर्यक वंश के शासक उदयन के टाइम पीरियड में मगध की राजधानी चेंज हो गई थी राजगृह से कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना। ठीक है, चलिए,
कह रहे हैं प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। ऑप्शन देखिए, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति में था। ठीक है, तो जो प्राचीन श्रावस्ती थी उसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट कहाँ पे, सहेत महेत नामक स्थान से की। ठीक है, उत्खननों के आधार पर ये मतलब कि पहचान हुई है कि प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो कैसा था, तो आधे चांद के आकार का था। ठीक है, आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी मतलब कि स्वयं जो है इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा खुद भी मारा गया। तो ये पुत्र हंता वंश है। तो ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक या उदयन। क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है, तो मगध के शासक जो अजातशत्रु हैं 492 से 460 ईसा पूर्व इनका टाइम रहा है। इन्होंने अपने पिता जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनकी हत्या की। ठीक है, और फिर राजगद्दी हथिया लिया। आगे चल करके इनके जो पुत्र उदयन हुए जो कि मतलब कि इनकी हत्या कर के फिर खुद शासक बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, उदयन अलग है, उदयन अलग है। ठीक है, जो उदयन है वो कौशाम्बी में जो वत्स था ना उसके शासक थे, और उदयन जो है ये हर्यक वंश के शासक थे। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो हम लोग इसके पहले भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें उदयन लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको उदयन से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग वंश से रिलेटेड हैं, अलग अलग जगह के शासक का अलग अलग जगह के शासक रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि मेरा मूड उतना अच्छा है नहीं तो आज हम थोड़ा छोटी ही क्लास रखेंगे, मतलब बस 20-25 मिनट की क्लास कुल मिला के रुके ना, इस वजह से आज हमने क्लास ले ली। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, मौर्य, हर्यक, गुप्त या नंद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्यक वंश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। 40 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।